बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद जुनेसो, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं एफपीएससी लेक्चर केमिस्ट्री फ़ीमेल का पेपर जो 8 अगस्त को कंडक्ट हुआ। आज इस पेपर को कंप्लीट अच्छा सा डिस्कस करेंगे, तीनों पोर्शंस को। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हम इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नेक्स्ट सेशन फ्रॉम 25 अगस्त। तो आप उस सेशन को हम ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, आप उसको फॉलो कर लें, आपको वहाँ पे अच्छी अपडेट्स मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द पुअर लिविंग ग्रुप विच मैकेनिज्म इज़ फेवरेबल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपका लिविंग ग्रुप पुअर है, यानी कि ईजीली रिमूव नहीं हो सकता, तो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। द रीज़न इज़ दैट कि देखें, अगर हम देखें E1 के अंदर, तो इस केस में हमारा 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है और फर्स्ट स्टेप में कार्बोकीटाइन की फॉर्मेशन होती है और वहाँ पे किसी बेस का अटैक नहीं होता। तो वहाँ पे कार्बोकीटाइन कैसे बनता है? जब लिविंग ग्रुप फर्स्ट स्टेप के अंदर लीव करता है, और वो लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जबकि अगर यहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो इस केस में कार्बोकीटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो E1 के अंदर जो है बेसिकली हमारा पुअर लिविंग ग्रुप जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है, बट इन केस ऑफ E2 हमारा जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप ज़्यादा सूटेबल होता है। E1 के अंदर गुड लिविंग ग्रुप की ज़रूरत होती है, जहाँ के E2 जो है वो ज़्यादा सूटेबल हो सकता है आपका पुअर लिविंग ग्रुप के लिए, क्योंकि यहाँ पे बेस का भी अटैक हो रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ इजीली हमारा लिविंग ग्रुप लीव कर सकता है। तो यहाँ पे जो सूटेबल आंसर है वो बी है, E2 मैकेनिज्म। विच वन इज़ द कोलाइड? इनमें से कौन सा कोलाइड है? एयर है, सॉल्ट वाटर है, दिस इज़ द सोल्यूशन। जो बी मिल्क है, मिल्क जो है, दिस इज़ द कोलाइड, एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। क्वेश्चन नंबर 3, द लाइट सोर्स प्रोड्यूसिंग द डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रा। तो जो मर्करी वेपर लैंप है ये डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रा देता है, जबकि सन इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब जो हैं ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा के एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट यूज्ड एज द सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन सूटेबल आंसर है वो सोडियम क्लोराइड है, बिकॉज क्योंकि सोडियम क्लोराइड के केस में अगर हम देखें तो ये एक जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट कर देता है एट द इंटरफेस ऑफ द 2 डिफरेंट आयनिक सॉल्यूशंस। यहाँ पे क्या होता है, इसका ये इशू होता है कि ये इससे हमें ओवरऑल सेल पोटेंशियल की वैल्यू को इफ़ेक्ट करता है, जिससे हम एग्जैक्टली जिस इलेक्ट्रोड की हमने जिस एलिमेंट का सेल पोटेंशियल डिटरमिन करना होता है जिन सोल्यूशन का, वो हम इजीली डिटरमिन नहीं कर सकते। जबकि पोटाशियम नाइट्रेट आप यूज़ कर सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ साथ पोटाशियम क्लोराइड भी जनरली कॉमनली यूज़ होता है सॉल्ट ब्रिज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉट एक्सप्लेनिंग एसिड एंड बेस इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए कौन सा यूज़ नहीं होता? तो दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस थ्योरी कहती है ये बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन पे काम करती है, और उस केस में जब एक्वस सॉल्यूशन होता है तो ये एसिड और बेस को डिफाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ज़ीरो एट द स्टैंडर्ड स्टेट। तो याद रखिएगा, जो भी एलिमेंट नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिस तरह आप कह लें कि जितनी भी मेटल्स हैं, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो वो उस केस में जो उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी स्टैंडर्ड स्टेट में, वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। इसी तरह यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन N2 ये मालिकुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, गैशियस फॉर्म में H2 भी, और आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये तीनों जो है इनकी जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वो ज़ीरो होगी स्टैंडर्ड स्टेट के ऊपर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डी होगा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लोरोबेंजीन शोज विच इफेक्ट। यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो Cl जो है दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये -I इफेक्ट रखता है, और इसके साथ साथ इसके ऊपर लॉन पेयर हैं और ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम कहते हैं +R इफेक्ट रखता है, या +M इसको कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, EMF ऑफ सेल। ई कैथोड गिवन है, ई एनोड गिवन है। बार बार हम स्टूडेंट्स को ये डिस्कस करवा चुके हैं, प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर भी हम ये इस तरह के न्यूमेरिकल दे चुके हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ करूँगा, ई ऑफ सेल इज़ इक्वल टू ई ऑफ कैथोड, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ये उस वक्त यूज़ होता है जब आपका एक ही टाइप का रिडक्शन पोटेंशियल दी हो। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक होगी स्टूडेंट। तो ई कैथोड की वैल्यू है 0.80 माइनस ई एनोड की वैल्यू है -0.76। तो ये ओवरऑल 0.80 प्लस 0.70,
तो ये फाइनल बन जाएगी 1.56 इसका जो है वैल्यू बनेगी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जीमान इफेक्ट सिंपल क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। विच इज़ रॉन्ग फॉर SN2, SN2 के केस में कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो दिस इज़ दी बी जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली रॉन्ग है, क्योंकि ये डबल स्टेप या 2 स्टेप मैकेनिज्म नहीं होता, दिस इज द सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है SN2 और ये बायोमॉलिक्यूलर होता है। 11 है जनरल कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो डी एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनकी जो जनरल कन्फिगरेशन है वो है सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे n-1 d की पावर 1-10 है, n जो है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी सबशेल, इसको शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एंगुलर मोमेंटम, दैट सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन लिया गया है। MVR इज इक्वल टू बोहर का एटॉमिक मॉडल में आपने पढ़ रखा होगा NH/2π, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच विल रिएक्ट विद द सोडियम मेटल, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर पाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन सी है। देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं और सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, उसका साल्ट बन जाता है और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, तो सोडियम एथेनुएट बनता है, ठीक है, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज़ होती है। जबकि इथीन और इथेन जो है ये डायरेक्टली सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करते, हाँ इथाइन एस्टिक बिहेवियर की वजह से वो सोडियम के साथ मेटल के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है विच शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करके देखें तो करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा 3 हेक्सीन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे देखिए एक इथाइल ग्रुप होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एक इथाइल ग्रुप, तो ये सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म यहाँ ये शो कर सकता है। जबकि प्रोपीन में देखें तो प्रोपीन के केस में यहाँ पे देखें दिस इज दी C1 2 3 डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे देखें तो ये CH2 एक ही कार्बन के ऊपर 2 सेम एटम लगे हुए हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। सेम वर्स एक ही कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं इन केस ऑफ 1,1 डाइक्लोरो, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर एक तो आप स्ट्रक्चर ड्रा करके भी निकाल सकते हैं या फिर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का पता चल जाए कि इसके पास इस मालिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है तो तब भी आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास नाइट्रोजन का मालिक्यूल होता है ये 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। इस तरह जैसे जैसे नीचे अगर हम आते हैं फॉर एग्जांपल N2+ के केस में हमारे पास ये था 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ये 0.5 डिक्रीज हो जाता है तो ये 2.5 पे चला जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह F2 के केस में देखें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। इस तरह O2 के केस में देखें तो ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन और इसके ऊपर भी डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके नीचे भी डिक्रीज़ होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। O2 के केस में देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर O डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। तो अगर हम करेक्ट ऑर्डर देखें तो ON2+ का सबसे ग्रेटर होता है, फिर O2 का होता है और उसके बाद जो होता है ये किसका होता है, F2 का होता है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है तो D बनेगा। अच्छा, ये मैंने डिफरेंट सोर्सेज स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को जो है ना वो कलेक्ट किया है। तो अगर आपको लगे यहाँ पे ऑप्शन जहाँ पे ये नहीं था या कोई और ऑप्शन था तो यहाँ आपको अगर किसी ऑप्शन के अंदर एम्बिग्युइटी लगती है या स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको क्वेश्चन नंबर के साथ उसको मेंशन कीजिए, तो इंशाल्लाह हम उसको करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन डी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, इन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द गैप बिटवीन द टू, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स में भी हम दे चुके हैं, इसके साथ साथ अपने ऑनलाइन सेशन में भी बार बार मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी, 10D जो है स्प्लिटिंग एनर्जी का डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NO-2। तो यहाँ पे जब मुझे लगता है कि यहाँ पे जो FPSC की तरफ से डिफरेंट स्टूडेंट्स ने कहा कि यहाँ पे सर क्वेश्चन था NO-2 था और कुछ का कह रहे थे कि NO-2 लिखा हुआ था। तो देखें यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ प्रैक्टिकली जो है एक्सपेरिमेंटली दिस इज़ दी नॉट पॉसिबल, ये स्ट्रक्चर जो है जनरली नॉट पॉसिबल है। तो आई थिंक ये FPSC की तरफ से एरर हो सकता है कि दिस विल बी दिस स्ट्रक्चर एक्चुअल में। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो ये कितनी आती है, sp2 आती है। सिंपल ट्रिक 1/2 और ये नाइट्रोजन का 5 है, 2 नेगेटिव NO2 नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। तो एक नेगेटिव चार्ज होगा तो 1 होगा, तो ये बेसिकली ओवरऑल 3 वैल्यू आती है, तो दिस इज दी sp2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। कैटलिस्ट अल्टर्स दी
कैटलिस्ट जो है ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है बी है। डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इनटू द हाइड्रोजन एंड I2 इज़ अफेक्टेड बाय, तो ये यहाँ पे देखें तो दोनों केसेस में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल सेम है। जब नंबर ऑफ मोल सेम है तो यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इफेक्ट होता है वो ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे काफ़ी सारा इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली, जनरली हम इसको डिटरमिन करते हैं, ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली लिया जाता है। डिफरेंट रिएक्शन हमने देखे हैं कि उसकी जो कोफिशेंट होते हैं, सम टाइम कोफिशेंट्स की पावर और होती हैं लेकिन उसका रेट लॉ कुछ और लिखा जाता है। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटली एक्चुअल में ये डिटरमिन किया जाता है। उसी बेस पे फिर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम कहते हैं कि निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ, तो वो भी एक्सपेरिमेंटली होता है। 21, रदरफोर्ड यूज अ गोल्ड फॉयल फॉर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो ये बेसिकली गोल्ड जो है ये मेलिएबल एंड डिक्टाइल नेचर होने की वजह से गोल्ड फॉयल को यूज़ किया जाता है, और ये ईजीली आप कह सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियाई को आप अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवा के उसको कंक्लूजन आप ले सकते हैं ईजीली। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। बी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चेंजेस केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिंपल क्वेश्चन है। विच इज़ एन अमॉर्फस सॉलिड, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ग्लास जो है दिस इज द एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, डायमंड, ग्रेफाइट, ये क्रिस्टलाइन में आता है। किरचॉफ्स इक्वेशन इज इफेक्टेड बाय, ये इस पर ये किस तरीके से इफेक्ट करती है, तो ये क्वेश्चन हम बार बार रिपीट करवा चुके हैं अपने ऑनलाइन सेशन में। किरचॉफ्स इक्वेशन पे जो इफेक्ट होता है ये बेसिकली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केसी। किरचॉफ इक्वेशंस बताती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, टेम्परेचर का इफेक्ट किसके ऊपर, केसी के ऊपर क्या टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, ये हमें बताती है किरचॉफ्स इक्वेशन, जनरली हमें ये बताती है। अगर हम उसको देखें इन केस ऑफ डेल्ट सी पी, केसी के ऊपर सॉरी यहाँ पे जो है वो चेंज इन इंथाल्पी के ऊपर, मोलर इंथाल्पी के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। यहाँ पे देखें तो ये डेल H2 माइनस डेल H1 जो है डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, तो दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन ऑफ द किरचॉफ्स इक्वेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा, टेम्परेचर। 25, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की जो सबसे मेन कंडीशन है वो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होनी चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, मीन लेस देन 0 होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो नेगेटिव जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ली शैटलर प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल टू, तो ये फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम बोथ पे जो है ये एप्लीकेबल होता है। तो ये भी हम अपने ऑनलाइन सेशन में क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी क्वेश्चन जो है 80 to 90% जो है रिपीटेड क्वेश्चन हैं जिसको हम बार बार स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करवा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और स्पेशली जो न्यूमेरिकल की हमने प्रैक्टिस करवाई है, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ईजीली हम सॉल्व किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 27 है, एक न्यूमेरिकल है, मिक्सचर से लिया गया है, जिसके हम बार बार प्रैक्टिस पे कर चुके हैं। एज इट हमारे लेक्चर्स नोट्स के अंदर भी ये क्वेश्चन गिवन है। व्हेन 0.1 मोलर HCl एंड 0.01 मोलर NaOH इज मिक्सड इन द इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल दिया है, आप 1 लीटर ले लें, दोनों के केस में ये 2 लीटर ले लें, इक्वल वॉल्यूम है। व्हाट विल बी द pH। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट जनरली ये कहते हैं कि बस सिंपल नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन लगाया तो भाई सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है। दिस इज द मिक्सचर। तो मिक्सचर में आपने देखना होता है कि किसकी कंसंट्रेशन ग्रेटर है, तो आपने उस दूसरे पार्ट में से मैनेज करना होता है। मिक्सचर के भी डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस किए हैं अपने लेक्चर्स के अंदर, अपने नोट्स के अंदर, कि देखिए अगर आपके पास 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं तो उस केस में अपनी कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, जब 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं मिक्सचर है वो कब यूज़ करना है, और जब एक एसिड हो और एक बेस हो, हीट ये न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होता है, जब आपके पास एक एसिड गिवन हो एक बेस गिवन हो, तो इस केस में आपने pH कैसे फाइंड आउट करनी है। इसका जो फार्मूला मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले देखना है कि किसकी कंसंट्रेशन ग्रेटर है, उसमें से आपने जिसकी लोअर कंसंट्रेशन होती है उसको माइनस करना होता है। कैसे करना होता है, मैं एक शॉर्ट फार्मूला से आपको ये कैलकुलेशन करके देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये 0.1 मोलर है, ये 0.01 मोलर है, तो दिस इज द मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम शॉर्ट फार्मूला यूज़ करते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। M1 क्या है, बेसिकली मोलैरिटी है एक साल्ट की, फिर M2 जो है ये दूसरे साल्ट की मोलैरिटी है।
M1V1 आपने किसको लेना है, ये देखिए माइनस का साइन है तो आपने M1V1 उसको लेना है जिसकी मोलैरिटी ग्रेटर होगी। अगर यहाँ पे 0.1 मोलर NaOH होता और ये 0.01 होता तो फिर हम यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ना लेते बल्कि क्या लेते, हम निकालते हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन। कैसे निकालते, M1V1 लेते NaOH की मोलैरिटी और वॉल्यूम को, क्योंकि यहाँ पे HCl की कंसंट्रेशन ग्रेटर है तो हम M1V1 किसको लेंगे, HCl को लेंगे। तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसकी मोलैरिटी M1 है 0.1, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इक्वल है तो आप इसको 1 ले लें, दोनों के केस में लेट कर लेते हैं। माइनस M2 कितनी मोलैरिटी है NaOH की, 0.01 है और इसको भी वॉल्यूम 1 लेंगे, इक्वल वॉल्यूम, तो 1 + 1 वॉल्यूम ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 0.1 माइनस 0.01, तो 0.1 में से 0.001 निकालें तो ये आ जाता है 0.09। 0.09 इसको डिवाइड करेंगे 2 पे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.045। 0.045 दिस इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये हमारे पास मिक्सचर के अंदर जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो ये वाली है। अब आप वो सिंपल फार्मूला लगा के pH कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, pH इज़ इक्वल टू दी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। आप इसको खुद कैलकुलेट कर लें, बहुत सिंपल है। आप मैंने 0.045 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, उसका नेगेटिव लॉग लें तो ये ऑलमोस्ट वैल्यू यहाँ पे आती है 1.35 जो है इसकी वैल्यू आती है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी, नॉन ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट में हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन हो कि 0.1 उसने NaOH को लिया हो और 0.01 उसने HCl को लिया हो। अगर इस तरह की स्टेटमेंट है तो फिर आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 12 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका जो है वो नन ऑफ दिस बनता है, 1.35 pH आती है। राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर H2 जी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं तो इसका स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद ये बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, इसको ज़रा समझिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज़ 40%। ठीक है स्टूडेंट, ये 29 कि इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 40% है, यानी कि एफिशिएंसी को अगर हम लें तो ये बनेगा 40% का बनेगा 0.4। क्या बनेगा, 0.4 वैल्यू बनेगी। वो कहते हैं एंड कोल्ड रेजरवायर का टेम्परेचर गिवन है, हॉट का भी गिवन है, अमाउंट ऑफ हीट लॉस टू द कोल्ड रेजरवायर। तो ये बेसिकली हमने हीट जो है कोल्ड रेजरवायर की हमने निकालनी है, हीट लॉस QH जिसको कहते हैं हीट एब्जॉर्ब कोल्ड की वैल्यू यहाँ पे हमने निकालनी है, बेसिकली QC की वैल्यू निकालनी है। और ये हीट दी गई है, बेसिकली ये आपकी हीट दी गई, हीट एब्जॉर्ब बाय द हॉट रेजरवायर, इसको आप कह लें QH कह लें। तो इसका जो जनरली हम एफिशिएंसी का फार्मूला यूज़ करते हैं, एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू दी, आपने पढ़ रखा होगा, वर्क ओवर हीट एब्जॉर्ब बाय द हॉट रेजरवायर QH। H को मैं हार्ट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये फार्मूला यूज़ होता है। अगर हमने निकालना है QC, कोल्ड रेजरवायर की हीट निकालनी है, QC होता है बेसिकली QH, जो हॉट रेजरवायर की जो हीट होती है उसमें से वर्क की वैल्यू निकाल लें तो आपको कोल्ड रेजरवायर की हीट मिल जाती है। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस फार्मूला के लिखो, इसको थोड़ा सा चेंज करें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो W की वैल्यू आएगी वो W इज़ इक्वल टू बन सकता है, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एफिशिएंसी QH बन जाएगा। तो ये वैल्यू हम जो है W की यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, तो QC बनेगा QH हॉट रेजरवायर की हीट माइनस W की वैल्यू है एफिशिएंसी ओवर QH। यहाँ पे आप LCM ले लें, LCM नहीं आप इसमें से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा QH आ जाएगा। जब QH कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 माइनस एफिशिएंसी आएगा। तो ये फार्मूला बेसिकली हमारा सेट होता है। यहाँ पे ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे QC कोल्ड का, QH हॉट की वैल्यू दी गई है 1000 जॉल, दिस इज दी 1000 मल्टीप्लाई 1 माइनस एफिशिएंसी की वैल्यू आपने लिखनी है 0.4, तो दिस इज दी 0.4। तो ओवरऑल जो है 1 में से 0.4 गया तो 1000 मल्टीप्लाई 0.6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 600, आपका आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 600 जॉल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द केमिकल चेंज
इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है? बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है, तो बर्निंग ऑफ वुड यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, तो दिस इज द केमिकल चेंज। द ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द डायटोमिक गैस, डायटोमिक मालिक्यूल की जो ट्रांसलेशनल डिग्री होती है वो 3 होती है। कितने मालिक्यूल होते हैं? 3 ट्रांसलेशनल इसकी डिग्री होती है, 2 रोटेशनल होती है और 1 जो है इसकी वाइब्रेशनल होती है। विच विल बी द मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है वो मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है? तो यहाँ पे आपने देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सॉल्युबिलिटी का फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किस बेस पे हमने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है? सॉल्युबिलिटी की बेस पे। यहाँ पे देखें सोडियम नाइट्रेट, दिस इज द सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, वाटर में भी आयंस मौजूद हैं, तो ये इसमें कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस, और ये यहाँ पे नाइट्रेट आयन और इसके साथ साथ जो है हाइड्रोजन आयन और पोटाशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के बीच में आयन डाइपोल फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं। कौन सी? आयन डाइपोल फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं, और ये फोर्सेस क्या कर देती हैं? मॉलिक्यूल्स को एग्रीगेट कर देती हैं, जिसकी वजह से इसकी मोर कंसनट्रेटेड हो जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो इस वजह से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच कंसनट्रेशन ऑफ एन एसिड रिएक्ट फास्टर विद द वाटर। तो देखें जो भी मोर मोलर सोल्यूशन होगा, जिसकी मोलैरिटी ग्रेटर होगी, वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा और वो वाटर के साथ क्या करेगा? फास्टली रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो करेक्ट ऑप्शन देखना है वो आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लेना है आपने? क्यूबिक डेसीमीटर में लेना है। तो ये आप क्यूबिक डेसीमीटर में चेंज करते जाएं इन वॉल्यूम को, और सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते जाएं। मैस ओवर मोलर मैस, इसका मैस 4 ग्राम है, मोलर मैस HCl में 36.5 होता है। मोल्स ओवर मोलर मैस, ठीक है, तो इस केस में आपकी मैस ओवर मोलर मैस आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मैस ओवर मोलर मैस से आप मोल्स निकालते जाएं, मोल्स के बाद आप इसको डिवाइड करते जाएं वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में, तो आपकी मोलैरिटी आती जाएगी। तो यहाँ पे जो 4 ग्राम HCl है इन 50 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर है, आप इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करें तो ये इसका आंसर आता है 2.19 मोलर आता है। यहाँ पे जगह नहीं है ना इतना टाइम है, इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये आपने खुद कैलकुलेट करना है। 2.19 इसकी मोलैरिटी आती है। इस केस में जो मोलैरिटी आती है 1.09 मोलैरिटी आती है, और इस केस में जो मोलैरिटी आती है 0.5 मोलर होता है। तो किसकी मोलैरिटी ग्रेटर है? ए ऑप्शन जो है यहाँ पे जो सोल्यूशन है ये मोर मोलर सोल्यूशन है, और इस केस में आपका HCl और ज़्यादा यानी कि स्पीडली आप कह लें कि रिएक्ट करेगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। विच रिएक्शन इज़ नॉट फिजिबल, तो ये इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया, आप इस तरह कह लें कि इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं है। यहाँ पे आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखना है ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर। किसका? हमें पता है कि जो हैलोजेंस मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर होता है, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? F2 का, देन क्लोरीन F2Cl2, देन ब्रोमीन, और देन क्या होता है? आयोडीन होता है। ये दिस इज़ दी ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर। यहाँ पे आपने क्या अप्लाई करना था स्टूडेंट? यहाँ आपने देखना कि देखें फ्लोरीन F2 जो है ये मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होना चाहिए। खुद क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका नॉट फिजिबल है वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि इस केस में देखें तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है यहाँ पे इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 है। तो -1 से 0 जो है तो इसका मतलब ये है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी? ब्रोमीन की। और आयोडीन की क्या हो रही है? यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। आयोडीन की रिडक्शन हो रही है, ब्रोमीन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो होना ये चाहिए था इस अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग, तो ब्रोमीन क्योंकि मोर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है तो ये रिड्यूस होना चाहिए था, इसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए था। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। बाकी आप ऑप्शन भी इस तरह आप वेरीफाई कर सकते हैं। 35 द एनर्जी ऑफ फोटोन विद द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एनर्जी गिवन है, सिंपल फार्मूला यूज़ करें, E=hf। ई की वैल्यू तो प्लांक्स कांस्टेंट है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10⁻15 है। इसको आप वाइंड अप करें, 6.63 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है 33.15 मल्टीप्लाई, और ये जो पावर्स हैं इनको आप प्लस कर लें,
जब आप प्लस करेंगे तो ये 10⁻⁻19 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कोई भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद नहीं है। चलें इस तरह कर लेते हैं, 3.31 करें तो ये आंसर बनेगा 10⁻⁻18 जॉल बनेगा। तो यहाँ इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, जबकि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे की में जो करेक्ट ऑप्शन था वो ए था, तो ये एफपीएससी की इनकरेक्ट की है। तो एफपीएससी में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इनकरेक्ट की है, तो ये नोट कर लें आप। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वो आपका नन ऑफ दिस होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। 36 द टर्म यूज्ड व्हेन सॉलिड लिक्विड एंड गैस को एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम, तो ये ट्रिपल पॉइंट होता है इसको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ट्रिपल पॉइंट। ऑयल विल नॉट एवेपोरेट एट द रूम टेम्परेचर ड्यू टू दी, यहाँ पे इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज होंगी, क्योंकि ऑयल जो है बेसिकली दीज आर दी हाइड्रोकार्बन, इनके पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं, वंडरवाल फोर्सेज होती हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट इनके कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज जो हैं दीज आर दी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज नॉट दी इंट्रा मालिक्यूलर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे आया चाहता है 38, इसको देख लेते हैं। वो कहता है फॉर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल, यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1 मोल दी गई है, आइडियल गैस है, एट 300 केल्विन टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम 10 क्यूबिक डेसीमीटर से 20 क्यूबिक डेसीमीटर, तो वर्क आपने निकालना है। तो जब आइडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है तो उसको उसमें वर्क के लिए हमने फार्मूला पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, लेक्चर्स के अंदर भी हमने बात की, नोट्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, बार बार मैंने प्रैक्टिस करवाई है इस तरह के न्यूमेरिकल्स की। तो ये फार्मूला यूज होता है -nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1, ये वाला फार्मूला आप यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे वर्क, W = -n जो है 1 मोल है, R की वैल्यू आपने 8.31 पुट करनी है, 300 केल्विन टेम्परेचर है, नेचुरल लॉग V2 जो है वो 20 है, V1 जो है वो 10 है, 10 को 20 से डिवाइड करें तो 2, नेचुरल लॉग 2 -1 मल्टीप्लाई 8.31 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 2 का जो नेचुरल लॉग होता है स्टूडेंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, शॉर्ट ट्रिक में बता चुका हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.693 होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो 0.693, ये सारे फैक्टर्स को आप जब कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू आती है -172.765 जॉल आती है। तो आंसर किलो जॉल में है, तो किलो जॉल बनेगा -1.7, ऑलमोस्ट 3 किलो जॉल जो है ये इसका आंसर बनेगा, -1.73 किलो जॉल। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल हैं, जस्ट यू हैव टू यूज़ द फार्मूलाज, थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द हाईएस्ट रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। ये मैंने एक पेक्टोरियल स्ट्रक्चर दी हुई है आपको, तो इनमें से कौन सा हाईएस्ट रेट ऑफ SN1 रिएक्शन शो करता है। तो देखें स्टूडेंट, SN1 के अंदर बनता है कार्बोकेटाइन की फार्मेशन होती है, किसकी फार्मेशन, कार्बोकेटाइन की। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उस रिएक्शन का रेट उतना ग्रेटर होगा। ठीक है, तो स्टेबलाइज जो चीज़, जो आपका ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूट ग्रुप कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, उसका SN1 रेट जो है उतना ग्रेटर होगा। तो इस केस में देखें यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विदड्रॉ कर लेता है, तो यहाँ पे जब ब्रोमीन निकलता है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है तो ये बेसिकली थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप -I इफेक्ट यहाँ पे मौजूद है। तो इन दोनों में से देख लेते हैं, तो इन दोनों में से देखें तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, साथ बेंजीन रिंग भी लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप है, वैसे +I इफेक्ट रखता है। तो यहाँ पे CH3 जो है ये +I इफेक्ट रखता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली MEO ग्रुप जो है यहाँ पे ये +M इफेक्ट रखता है, +M मीज़ोमेरिक इफेक्ट रखता है। और हमने ये भी पढ़ रखा है GOC के अंदर कि जो मीज़ोमेरिक इफेक्ट होता है वो डोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू दी +I इफेक्ट। तो ये ज़्यादा जो है बेंजीन डेंसिटी की रिंग, बेंजीन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा टू वर्ड दी कार्बोकेटाइन और ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा पॉजिटिव चार्ज को, जिसकी वजह से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा। यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑर्डर ऑफ फॉर द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जनरली फॉर यूज़ होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ दी
जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे जो ऑर्डर बनेगा ये वाला ऑर्डर बनेगा, यहाँ पे जो करेक्ट ये दिस इज द ऑर्डर। तो ये बेसिकली क्या है, ग्लाइसरोल है, इसमें 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं। ये आपके पास ग्लाइकोल है, इसमें 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। इसमें 1 OH है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग जो है बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगी, देन इसमें होगी। तो करेक्ट जो ऑर्डर बनेगा ग्लाइसरोल की सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा होगी, देन होगी ग्लाइकोल की, और फिर होगी प्रोपेनॉल की। तो ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ये नोट कर लें आप इसको। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे न्यूमेरिकल गिवन है। फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन यहाँ पे पूछी गई है, टाइम भी गिवन है 29 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर भी मेरा गिवन हुआ है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसके लिए हमने एक रेट इक्वेशन यूज़ की थी इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर, कि आपने कौन सी रेट इक्वेशन यूज़ करनी है न्यूमेरिकल के लिए। तो वो हमने पढ़ी थी, बहुत सिंपल एक इक्वेशन थी, उसको देख लेते हैं कि किस तरह आप न्यूमेरिकल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 41 जो है यहाँ पे आपने देखना है कि 1/A इज़ इक्वल टू KT प्लस 1/A0, दिस इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये आपकी जो है ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। K की वैल्यू भी गिवन है, T की वैल्यू भी गिवन है, तो आप इसको वैल्यूज़ पुट करें, इसको कैलकुलेट करें, तो इसका आंसर आएगा A ऑप्शन आएगा 0.15 आएगा। तो ये आपकी असाइनमेंट, आपने खुद कैलकुलेट इसको करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेंथी कैलकुलेशन भी है। तो 0.15 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42 का है, इन विच रिएक्शन रिडक्शन ऑफ मेटल इज अकरिंग। तो इस तरह की कुछ रिएक्शन दिए हुए थे और पूछा गया था कि इस रिएक्शन के अंदर मेटल की रिडक्शन हो रही है किस रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे एक रिएक्शन था मैंगनीज से रिलेटेड, तो वहाँ पे मैंगनीज +7 से +2 में कन्वर्ट हो रही थी, तो वहाँ पे उसकी रिडक्शन हो रही थी, तो वो वाला रिएक्शन जो है वो करेक्ट था। तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुझे स्टूडेंट की तरफ से नहीं मिल सकी, तो इसलिए मैंने ये आपके साथ एक हिंट्स दे रहा हूँ आपको। 43 क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, वो कहता है अ गैस एक्सपैंड एडियाबैटिकली गैस एक्सपैंड कर रही है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, वर्क की वैल्यू गिवन है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी गई है। तो फार्मूला यूज होता है डेल U इज इक्वल टू, हमने पढ़ रखा है डेल Q माइनस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि वर्क डन एडियाबैली गैस जो है यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, तो W की वैल्यू जो -1 होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे जब बात हुई है एडियाबैटिकली की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर चेंज इन जो हीट होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है। तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, 0 माइनस W की वैल्यू -200 है वर्क की, तो ये ओवरऑल वैल्यू +200 क्या आ जाएगा, जॉल। तो करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा 200 जॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप होता है, सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मैनी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रिएक्शंस। अच्छा, इस तरह की जो स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, इन इस तरह का क्वेश्चन था। तो आपने याद रखना है कि जब देखें, जब इथीन की C2H4 की जब हम कंबस्टन करवाते हैं तो इसके रिजल्ट में आपको CO2 मिलता है प्लस H2O मिलता है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 मिलते हैं। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो वो वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन। ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास गैस है, जब हम इसको कंप्रेस करते हैं, जब कंप्रेस करते हैं तो ये वॉल्यूम जो है, पहले अगर V1 था तो ये वॉल्यूम V2 कंप्रेस होकर डिक्रीज़ हो जाता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो इसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और हमें पता है कि W इज़ इक्वल टू -P डेल V का फार्मूला है। जब वॉल्यूम डिक्रीज़ के टर्म में आता है तो नेगेटिव होता है, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ये भी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो वर्क होता है वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इस केस में, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज़ द पॉजिटिव, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इंक्लूड्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 48 का जो करेक्ट ऑप्शन बी है। EMF सेल इज़ एन इम्पॉर्टेंट
EMF of cell is an important dependent characteristics, और we know that कि हम पढ़ रखे हैं कि EMF cell is equal to the Gibbs in free energy minus del G over NF, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ रखा है, या हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि del G is equal to minus NF E of cell, ये पढ़ रखा है, तो ये बेसिकली डिपेंडेंट होता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 49 है ज़ीमान इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर जो 50 था ये एक थर्मोडायनामिक्स से बहुत लॉन्ग न्यूमेरिकल था, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कोई 4 से 5 लाइन्स थी, काफ़ी सारी वैल्यूज़ दी हुई थी, तो किसी को भी याद नहीं है। तो ये थी जी स्टूडेंट आज की हमारी 50 क्वेश्चन की डिस्कशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को नोट करें। जो स्टूडेंट्स FPSC एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट के अंदर चेंज आ सकता है या ऑप्शंस चेंज हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन, जो पेडागोजी का पोर्शन है, इसको स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। द सप्ली टाइप टेस्ट जो आइटम होता है इसको हम कहते हैं कंप्लीशन आइटम कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम शुड बी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ये बेसिकली स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। क्लासरूम के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है ये स्टूडेंट डिपेंडेंट होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है यहाँ पे। थर्ड जो है द इसेंस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम का जो मेन फ़ायदा होता है, या कह लें कि किस लिए करते हैं, तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स को पुरजोश रखने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। लेवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है टीचर यूज टेप रिकॉर्डर इन द क्लासरूम फॉर हेयरिंग एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो ये बेसिकली नॉन प्रोजेक्टेड में आता है, दिस इज द नॉन प्रोजेक्टेड टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 5 है द इन्वायरमेंट ऑफ लेवली क्लासरूम, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी बनेगा, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। अगर अच्छी क्लास हो रही है, अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है, तो दिस इज दी स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंटेड द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ ए टीचर आर कॉल्ड, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंस्ट्रक्शनल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क, तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। इफ़ द स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट इज़ नॉट इफेक्टेड बाई एनी फैक्टर द क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज़ कॉल्ड, इसको कहा जाता है बी ऑप्शन ऑब्जेक्टिविटी, इसको कहा जाता है। इफ़ सम स्पेसिफिक पैटर्न करेक्टरिस्टिक्स आर आस्क्ड इन द टेस्ट देन इट इज़ कॉल्ड, इसको परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइडेड, इसको 3 डोमेन में डिवाइड किया गया है, साइकोमोटर एंड कोग्निटिव डोमेन और इसके ये सारी चीज़ें अफेक्टिव डोमेन, 3 डोमेन्स हैं इसकी। डी का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है फिजिकल एंड मोटर स्किल्स आर इन्वॉल्व इन द साइकोमोटर डोमेन में आती हैं ये। द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस ये किस में आता है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये बेसिकली कंप्रीहेंशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है कंप्रीहेंशन। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस उस पूरे थीसिस का एक निचोड़ होता है, तो वो कंप्रीहेंशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 अ प्लम्बर मैनेजेस द गुड वाटर फ्लो एज ही नोज दैट द इफेक्ट द वाटर फ्लोज, क्योंकि वो उसके पास अप्लाइंग टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, अप्लाइंग, यहाँ पे स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली डूइंग मिसचीफ एंड डिस्ट्रैक्टिंग द क्लास, व्हाट विल बी यू डू एज अ टीचर, तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए और उसके साथ साथ गिव देम अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देम सेल्फ, उनको इम्प्रूव करना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑन यूर फर्स्ट डे इफ़ स्टूडेंट्स आस्क यू अबाउट यूर सेल्फ, तो आपको पोलाइट वे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए और ब्रीफ करवाना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच इज़ नॉट फॉर्मल, इनमें से कौन सा, सॉरी विच इज़ नॉट इनफॉर्मल, तो प्रोजेक्ट जो है ये फॉर्मल में आता है। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टाइप ऑफ 17 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। टीचर ट्रेनिंग होती है बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, 3 से 4 स्टूडेंट का ग्रुप होता है और वहाँ बेसिकली टीचर की ट्रेनिंग हो रही होती है, बेसिकली स्किल्स इंप्रूव हो रही होती हैं। व्हेन लर्नर्स आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर ड्यूरिंग द क्लास एंड टीचर असेस देयर लर्निंग, दिस मेथड इज़ कॉल्ड, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, स्टूडेंट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। व्हेन टीचर असेस स्टूडेंट्स वीकनेस एंड हेल्प देम टू इम्प्रूव, तो ये भी फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में आता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 20 स्टूडेंट्स आर एक्टिव इन दी, किस मेथड में, तो ये बेसिकली जनरली अगर हम देखें तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बन सकता है। तो डिस्कशन में भी, इंक्वायरी, क्वेश्चन आंसर में भी एक्टिव होते हैं।
विच इज़ मोर सूटेबल फॉर द टीचिंग साइंस, तो ये टीचिंग साइंस के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, बी ऑप्शन करेक्ट है। आपने उसको प्रैक्टिकल करवाने हैं, आपने उनकी मेंटालिटी लेवल को इम्प्रूव करना है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में आता है। स्टूडेंट्स एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन देमसेल्फ, अगर वो खुद ब खुद इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये बेसिकली डिस्कवरी मेथड है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 23 व्हेन एन एमरजेंसी प्रॉब्लम इमर्ज इन द क्लास, तो क्या होनी चाहिए कंडीशन 23 का, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा। इफ़ अ स्टूडेंट आस्क टीचर टू मीट इन प्राइवेट, तो क्या करना चाहिए, मीट द स्टूडेंट एंड हेल्प दम, उसका पर्सनली जाके उसका प्रॉब्लम सुनना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए, तो सी ऑप्शन होगा। द टीचर इज़ फैसिलिटेटर, किस मेथड में टीचर फैसिलिटेटर होता है, 25 में प्रोजेक्ट मेथड होगा, 25 का बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन अ टीचर गिव इंस्ट्रक्शन, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 26 का ये इंस्ट्रक्टर है, जब इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है तो टीचर तो यहाँ पे एज अ इंस्ट्रक्टर जो है वो काम करता है। 27 व्हेन अ स्टूडेंट्स कंप्लीट्स द पिक्चर डायग्राम ऑफ असेंबली ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो दिस इज़ द बेसिकली सिंथेसिस, क्या है 27 का सी करेक्ट ऑप्शन सिंथेसिस है। इफ़ अ टीचर वांट्स टू इंक्लूड मोरल कैरेक्टर इन द स्टूडेंट्स लर्निंग, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा, तो दिस इज द प्रैक्टिस देम हिमसेल्फ आना चाहिए, बी ऑप्शन। तो बाकी यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे स्किप्ड हैं, तो वो स्टूडेंट्स की तरफ से हमें नहीं मिल सके, ट्राई तो काफ़ी की है। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश पोर्शन की, 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 पोर्शंस होते हैं इंग्लिश पोर्शन के, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी यानी कि सिनोनिम्स वगैरह, और उसके साथ साथ आपका जो पोर्शन होता है वो ग्रामेटिकली होता है। तो सिनोनिमस देख लेते हैं। कल्पेबल, तो कल्पेबल का मतलब होता है जो मुजरिम हो, आदि मुजरिम, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ब्लेम वर्थी आना चाहिए। अर्बन, अर्बन का मतलब होता है सोफिस्टिकेटेड, बिल्कुल रिफाइंड फॉर्म, प्योर बंदा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका रिफाइंड आना चाहिए करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ इंग्लिश पोर्शन में भी अगर आपको डिफरेंट जो है ऑप्शन याद हैं स्टूडेंट, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर विद ऑप्शन आप मेंशन करें। पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है, रिडक्शन, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, कमी होता है। और यह है क्विटिडियन, क्विटिडियन का मतलब होता है डेली, एवरीडे, रोज़ाना, क्विटिडियन। फिकंड, फिकंड स्टूडेंट इसका मतलब होता है बढ़ने वाला, प्रोडक्टिव, प्रोलिफरेटिव, फर्टाइल, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा। मैलिएबल का मतलब होता है डक्टाइल नेचर जो होती है इसकी, उसको सॉफ्ट में भी आ जाता है ये। हाइकंड, हाइकंड का मतलब होता है ओवर यूज्ड, जो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो चुका हो तो उसको हम कहते हैं दिस इज द ओवर यूज्ड। और इफेमरल का मतलब होता है चंद घंटे के लिए, चंद मिनट के लिए, आर्जी, शॉर्ट लिव्ड, इस तरह की मीनिंग में ये इसका ऑप्शन आता है इफेमरल। तो ये कुछ यहाँ पे सिनोनिम्स थे 8। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन था कि बहुत सिंपल पार्ट था कि डिफरेंट सेंटेंसेस गिवन थे, उसमें से कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ था और कहा गया था कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, कौन सी है। तो ओह नो सेंटेंस के अंदर ये बेसिकली इंटरजेक्शन होती है, तो नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, यहाँ पे जो आर्टिकल एन जो है, एन को उसने अंडरलाइन किया हुआ था, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, तो नन आएगा। यहाँ पे एन जो है दिस इज दी बेसिकली एडजेक्टिव, सॉरी आर्टिकल। बट जो है ये कंजक्शन में आता है। और शी सैंग अ सॉन्ग, तो सैंग जो है ये वर्ब है, बहुत ही सिंपल, 4th-5वीं क्लास के जो है सेंटेंसेज हैं। हिज लेक्चर वाज टिडियस, तो ये बेसिकली ये नाउन के बारे में, नाउन से रिलेटेड है, तो ये एडजेक्टिव आएगा इसका, बी ऑप्शन टिडियस। तो इस तरह के ये क्वेश्चन थे। इसके साथ साथ कुछ 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस दिए हुए थे, बहुत सिंपल थे, उनमें से आपने आइडेंटिफाई करना कौन सा सिंपल था, कौन सा कंपाउंड था। तो ये हम ऑलरेडी आपके साथ लेक्चर भी शेयर कर चुके हैं कि सिंपल, कंपाउंड, एक कम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं आपने उसको किस तरह आइडेंटिफाई करना होता है, तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। तो ये थी जी आज की स्टूडेंट डिस्कशन, जो कि ऑलमोस्ट हमारी 100 MCQ जो हमने डिस्कस की हैं, इसको अच्छे तरीके से देखें, प्रैक्टिस करें। और 12 अगस्त को जिन स्टूडेंट्स का FPSC लेक्चर केमिस्ट्री का टेस्ट है और 13 अगस्त को TGT का टेस्ट है, उनके लिए गुड लक, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाए। तो बाकी अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, अच्छी केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन अस। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करने लगे हैं
ऑलमोस्ट 25 अगस्त से हम सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। ये हमारा 4 मंथ स्टडी प्लान होता है। 6 के हमारी फ़ी होती है कंप्लीट सेशन की। आप इसको ज्वाइन करें, इंशाल्लाह यू विल इंजॉय अ लॉट ऑफ, जिसमें आपको कंप्लीट 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स होते हैं, 1 पेजर नोट्स होते हैं, ऑनलाइन गूगल टेस्ट होते हैं, उनकी डिस्कशन होती है। प्रीवियस बैचेस के जितने भी हमारे टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं वो प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं बिफोर द टेस्ट, और उसके साथ साथ प्रीवियस पेपर जितने हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स यू विल इंजॉय अ लॉट ऑफ। गुड लक, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, इस तरह की वीडियोज़, इस तरह की जो डिस्कशन है वो इंशाल्लाह करते रहेंगे नेक्स्ट भी। तो आप सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से इंशाल्लाह हम ग्रो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट्स को शेयर करें, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।